नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज दोस्तों बात मिल्कीपुर उपचुनाव की करेंगे। ये उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक का और साख का दोनों सवाल बना हुआ है। नाक और साख इसलिए क्योंकि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है उत्तर प्रदेश में, उसने बीजेपी की टेंशन को जरूर हाई कर दिया था। हालांकि उपचुनाव में बीजेपी ने वापसी की कोशिश की और उसमें बहुत हद तक वो कामयाब रही। लेकिन अब एक बार फिर उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव उस इलाके में होने जा रहा है जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी, यानी अयोध्या फैजाबाद के इलाके में। और अब जो ये चुनाव होने जा रहा है उसकी जो जिम्मेदारी है योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। और यहां से उपचुनाव में अगर बीजेपी थोड़ा सा भी 19 पड़ती है तो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों मिल्कीपुर उपचुनाव के दौरान ही कुछ ऐसा हुआ कि योगी की जो टेंशन थी, योगी आदित्यनाथ की जो सबसे बड़ी मुश्किल थी, समाजवादी पार्टी से जो सबसे बड़ी मुश्किल मिल रही थी उन्हें या संघर्ष मिल रहा था, उसे थोड़ा आसान कर दिया है चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद और योगी का गठबंधन, इस बात पर चर्चा क्यों चल रही है? अचानक मिल्कीपुर उपचुनाव में आप सबको पता है कि चंद्रशेखर आजाद, चाहे वो संसद हो या फिर संसद के बाहर सड़क पर हो, खुलेआम सरकार के खिलाफ बोलते हैं। वो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, बुलडोजर नीति पर सवाल उठाते हैं। संभल में जब बुलडोजर चला, जब खुदाई हुई तो उस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने उस पर भी अपनी टिप्पणी की थी और सरकार के खिलाफ बोला था। संसद में भी जब वो बोलते हैं तो जो सरकार होती है उसको चुप होना पड़ता है, ये सबने देखा। लेकिन अचानक मिल्कीपुर में चंद्रशेखर आजाद के कदम ने अचानक से बीजेपी की राह एक तरीके से आसान कर दी। ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी एक सेफ मार्जिन से मिल्कीपुर उपचुनाव जीत सकती है। अब चंद्रशेखर आजाद ने क्या कर दिया है, हम इस पर बात करेंगे और साथ ही आपको एक और चीज बताएंगे। यह भी सोचना होगा कि मिल्कीपुर का जो उपचुनाव होने जा रहा है वो क्यों बीजेपी के लिए इतना मुसीबत बन चुका था, यह भी हम समझेंगे। हमारे साथ एक मेहमान भी जुड़ेंगे इस पूरे डिबेट में, हमारे साथ अब्बास साहब जुड़ेंगे। अब्बास रिजवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अब्बास जी हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे साथ अब्बास भाई जुड़े हुए हैं। अब्बास भाई का परिचय पहले दे देते हैं। अब्बास भाई जुड़े हुए हैं चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी के साथ, यानी आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। और मिल्कीपुर उपचुनाव में इनकी पार्टी ने क्या गजब का खेल किया है, कैसे वो खेल हुआ है, हम आपको सबसे पहले ये समझाए। उससे पहले एक एक आंकड़ा दिखाते हैं। आंकड़ा मिल्कीपुर का है। क्या आंकड़ा है, कौन सी पार्टी ने किसे उम्मीदवार बनाई, ये बड़े ध्यान से देखिएगा। और इसी में आज पूरे डिबेट का सार छिपा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को उम्मीदवार बना दिया है। अवधेश प्रसाद ने इस लोकसभा के चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। लोगों ने सोचा नहीं था कि राम मंदिर बनाने के बाद बीजेपी वहां चुनाव हार जाएगी, लेकिन बीजेपी हारी और समाजवादी पार्टी जीत गई। कांग्रेस ने वहां पर समाजवादी पार्टी का समर्थन करने का फैसला किया है। बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतार दिया है और आजाद समाज पार्टी ने सूरज चौधरी को उतार दिया है। अब ये जो गठबंधन की बात हो रही है, ये गठबंधन की बात क्यों हो रही है? अचानक ये कहा जाने लगा या सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि चंद्रशेखर आजाद और योगी का गठबंधन कैसे हो गया। ये बताए उससे पहले योगी ने जिस उम्मीदवार को उतारा है वहां पर मिल्कीपुर में, चंद्रभानु पासवान, उनके बारे में देख लीजिए जरा, ये कौन है। इनका एक बैकग्राउंड है, ये गुजरात से भी इनका कनेक्शन है, आरएसएस से भी कनेक्शन है और बीजेपी के नेता भी हैं। आजकल हर जगह आपने सुना होगा कि गुजरात लॉबी बहुत हावी है, तो इनका गुजरात से भी कनेक्शन है चंद्रभानु पासवान जी का। और ये इसके भी तो इसका उनको भी इसका फायदा मिला। गुजरात में है, गुजरात में इनकी फैक्ट्रियां हैं, ये कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी हैं और भी इनकी बहुत सारा कारोबार है इनका। इनके पिता जो थे रामलखन दास, वो एक ग्राम प्रधान है, तो इसका भी उन्हें फायदा मिल रहा है। बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। कपड़े और पेपर का थोक कारोबार करते हैं जिसका सीधा लिंक गुजरात से है चंद्रभानु पासवान का। बीजेपी के हार्डकोर कार्यकर्ता माने जाते हैं और कहा जाता है कि मिल्कीपुर में मतलब पॉपुलैरिटी है थोड़ी बहुत इनकी भी। तो इस हिसाब से सूरत और अहमदाबाद तक इन्होंने कारोबार फैला रखा है और आरएसएस में भी जुड़े हुए हैं। अब जो दूसरी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, या आप कह लीजिए समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है वो क्या है? अचानक चंद्रशेखर
रावण ने एक बड़ा फैसला लिया। चंद्रशेखर रावण ने सूरज चौधरी को वहां से मैदान में उतार दिया है। अब ये सूरज चौधरी कौन है? ये समाजवादी पार्टी से भागे हुए मिल्कीपुर के मतलब कट्टर दावेदार थे, प्रबल दावेदार थे कि इस बार टिकट इनको मिलने वाली थी, लेकिन अचानक से पार्टी ने इनका टिकट काट दिया और वहां से जो अवधेश प्रसाद है उनके बेटे अजित प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। तो अब इससे नाराज हो गए। अजित प्रसाद को उम्मीदवार बनाने से वो इतने नाराज हो गए कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी, और सिर्फ पार्टी नहीं छोड़ी, समाजवादी पार्टी के 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को वो पिछले 2 दिन से शामिल करा रहे हैं समाजवादी पार्टी को से तोड़कर आजाद समाज पार्टी में। और इसीलिए वहां पर जो अखिलेश यादव की मुश्किल है, जो अजित प्रसाद की मुश्किल है, अवधेश प्रसाद की मुश्किल है, वो बढ़ जाती है। अगर मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी हार जाती तो एक बड़ा खराब मैसेज जाएगा अखिलेश के खिलाफ। अब जब उन्होंने सूरज चौधरी ने पार्टी छोड़ी तो आरोप लगाया कि परिवारवादी पार्टी बन गई समाजवादी पार्टी। अवधेश प्रसाद जीत गए तो अखिलेश यादव यही सोच रहे हैं कि उनके बेटे अजित प्रसाद भी जीत जाएंगे। चर्चा की शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि क्या मिल्कीपुर में ये जो दिख रहा है, तस्वीर दिख रही है, सूरज चौधरी को अचानक जो चंद्रशेखर रावण साहब ने उतार दिया मैदान में, अब्बास साहब क्या कोई गठबंधन है आपका अंदर ही अंदर? कैसा गठबंधन? वो इसकी तो आप परिभाषा बताएं मुझे। आप ही तो लगा रहे हैं आरोप इस तरह का, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कैसा गठबंधन। आप मुझे बताइए, इस लोकतांत्रिक देश में हम और आप रहते हैं तो चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, सपा भी लड़ रही है, भाजपा भी लड़ रही है चुनाव, तो चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, तो इसमें गठबंधन कहाँ से हो गया? नहीं तो आप लोगों ने जो जीतने के लिए इंडिया अलायंस बनाया था, आप लोगों ने जो लोकसभा चुनाव में जो फॉर्मूला अपनाया था, वो फॉर्मूला तो नहीं यहाँ नहीं पर नहीं, बिल्कुल टूट गया। आपको मैं जान और और आपकी आपको भी पता है जानकारी में कि मैं यहाँ आपने सूरज स्पष्ट चौधरी को कर दूं। उतारकर किसके लिए आपको जान रास्ता आसान किया है? आपको जानकारी नहीं है। मैं आपको सबसे पहले ये जानकारी में स्पष्ट कर दूं कि इंडिया अलायंस का जो है वो हिस्सा आज़ाद समाज पार्टी नहीं थी। आज़ाद समाज पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ी है नगीना का। चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं और अपने दम पे चुनाव लड़े हैं। अपने दम पे बिना किसी का सहारा, बिना किसी के सपोर्ट के चुनाव जीत के पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। हमें चुनाव हराने के लिए सारी पार्टियों ने दम लगा दिया था। हम जो कुछ भी हैं अपने दम पे हैं। ये सबसे पहले आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अच्छा, आपका आकलन क्या कहता है? आपने तो उस आदमी को तोड़ दिया समाजवादी पार्टी से जो मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी का बेस था। देखिए, आपने तो उसको तोड़ दिया। हमने किसी को नहीं तोड़ा है। हम्म हर आदमी ये चाहता है कि अगर उसने अपना अपना उसने वक्त दिया है, मेहनत किया है, अपना उसने पैसा लगाया है, और हर आदमी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। और जाहिर सी बात है, ये समाजवादी में हमेशा से रहा है कि समाजवादी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं देती है, अपने नेताओं को तरजीह नहीं देती है। वो अपने परिवार से ज़्यादा घिरी हुई है, और परिवार के जो सीनियर नेता हैं वो चाहती है कि उन्हीं के बच्चों को सीनियर नेता अपने बल पे जो है अपने बच्चों को टिकट दिलवा देते हैं, अपने घर में टिकट दिलवा देते हैं। आप मुझे बताइए, उस विधानसभा में और जो कार्यकर्ता हैं और पार्टी के समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? अगर जरूरी है कि एक जिले में अगर पिता सांसद है तो बेटा विधायक का चुनाव लड़े, बेटा ही विधायक बनेगा? आप बताओ। और कार्यकर्ता नहीं है फैजाबाद में या मिल्कीपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के और नेता नहीं है जिन्होंने बरसों से समाजवादी पार्टी को सींचने में अपनी जवानी कुर्बान की होगी? तो ये तो उनके कार्यकर्ताओं के साथ, उनके नेताओं के साथ अन्याय है। अब जाहिर-सी बात है, अगर उन्हें अवसर नहीं मिलेगा, तो कहीं न कहीं वो अवसर तलाशने के लिए किसी न किसी राह में तो जाएँगे। हम्म। समझ रहे हैं आप? तो अगर उन्हें अवसर मिल आपको रहा है आपको आपको ये आज़ाद लगता समाज नहीं है, पार्टी में मैं चुनाव अब्बास लड़ने का, साहब, तो ज़ाहिर-सी बात क्या है। आपको लगता नहीं है कि आपने जो ये कदम उठाया है, जी। आपको भी पता था कि मिल्कीपुर जो जिम्मेदारी बीजेपी ने दी थी वो योगी आदित्यनाथ को दी थी कि जी। आप जब उपचुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश में तो 2-2 सीटों की जिम्मेदारी मिली थी बीजेपी के अलग-अलग नेताओं को, जिसमें योगी आदित्यनाथ को 2 सीटों की जिम्मेदारी मिली थी। एक मिल्कीपुर भी उसमें शामिल था, लेकिन बाद में किसी कारण से मिल्कीपुर में चुनाव टल गया। और अब जो आपने कदम उठाए, क्योंकि उपचुनाव तीनों। हुआ कहाँ? हाँ, उपचुनाव कहाँ हुआ? इस लोकतंत्र की हत्या की गई, कहाँ उपचुनाव हुआ? ऐसा कैसे उपचुनाव हत्या कर दी गई? चुनाव हुआ, लोगों ने वोट डाला। 75 साल देश आज़ाद हो गया, ऐसा चुनाव 75 साल में नहीं देखा गया जो जनता ने इस बार उपचुनाव में देखा है। जो अराजकता हुई है, जो लूट हुई है वोटों की, जो डकैती हुई है वोटों की, जो शासन प्रशासन ने मिलके उपचुनाव में
जो धांधली किया है, इस लोकतंत्र की हत्या की है साफ-साफ। आप नहीं देख रहे थे किस तरह महिलाओं पे लाठीचार्ज हो रही थी, वोट नहीं देने दिया जा रहा था मुरादाबाद में और आपके जो है क्या मीरापुर में, मुज़फ्फरनगर में। नहीं, अब्बास साहब, हमने तो वो भी देखा कि महिलाएं पत्थर चला रही थी पुलिस पर। महिलाएं पत्थर चला रही थी पुलिस पर? ये कहाँ की घटना है महिलाएं पत्थर चला रही थी पुलिस पे? वो तो महिलाएं जा इसी रही थी उपचुनाव वोट के महिलाएं इसी जा रही उपचुनाव में वोट हमने देने के तस्वीर लिए देखी। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के महिलाओं को रोक रखा था वोट देने के लिए। है महिला का कहाँ महिलाओं को पत्थर चलाने का आपके पास वीडियो आ गया? दिखाइए मुझे। ये सब बेबुनियाद की बात है। पहली बार ये पहली बार इतिहास में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाती है। कैसे सरकार अपनी पावर का, अपने पद का दुरुपयोग करती है उपचुनाव में। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि उपचुनाव नहीं था, ये क्या था आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जी बताएँ? अभी आपको लगता नहीं कि इस कदम से सीधा आपने एक तरीके से बीजेपी को वॉकओवर दे दिया है? आपको लगता नहीं कि बीजेपी की राह आसान हो गई है, उसके रास्ते बड़े आसान नहीं, हो नहीं, गए हैं? नहीं, नहीं, ये कहना आपका बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए हुँ, मैं बताऊँ आपको, हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पे बड़ी मेहनत किया है, हुँ, ठीक है? और आज की डेट में ख़ासकर एससी वर्ग जो है, वो चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ बहुत बहुत उम्मीदों के साथ उनको आने वाले समय के लिए बहुत उम्मीदों के साथ देख रहा है, कि ये एक व्यक्ति है जिसने बिना किसी सहारे के, बिना किसी सपोर्ट के एक ज़मीन से उठकर आज पूरे देश में ख़ासकर दलितों की आवाज़, अल्पसंख्यकों की आवाज़, मुसलमानों की आवाज़, पिछड़ों की आवाज़ बन बन रहे हैं और जिस तरीके से हुँ। उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये आने वाले समय के लिए दलित समाज मज़बूती के साथ देख रहा है। और उसी का ही अब परिणाम है कि आप देखिएगा कि मिल्कीपुर में आज़ाद समाज पार्टी एक नया इतिहास रचने जा रही है। अच्छा, आपको लगता नहीं कि आपने जो है अखिलेश यादव से और कांग्रेस पार्टी से एक पुराना हिसाब बराबर कर लिया? 2000 जब 21 का चुनाव हुआ था, उसमें उससे पहले चंद्रशेखर आजाद ने बहुत कोशिश की कि सीटें मिल जाए गठबंधन में। बहुत कोशिश की समाजवादी पार्टी को मनाने की। अखिलेश यादव ने उनको मनाने की बाद में बहुत कोशिश भाई की। फिर लोकसभा चुनाव में हुआ हम भी बहुत। चाहते थे कि जो जनता जिस सरकार से परेशान है और जो मनोवादी सोच के लोग इस प्रदेश में हुकूमत कर रहे हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा पीड़ित जो है दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, तो हम भी चाह रहे थे कि ऐसी ताकतों को रोकने के लिए अगर हमें कुर्बानी देनी चाहिए और हमें किसी का साथ देना चाहिए और किसी को हमारा साथ लेना चाहिए, तो इसमें क्या जुर्म था? हमने तो पूरी कोशिश किया ना कि आप हमारा साथ लीजिए और हम ताकत देंगे और ऐसी ताकतों को रोकेंगे जिससे उत्तर प्रदेश के विकास को जो है गति नहीं मिल रही है, जो उत्तर प्रदेश में सिर्फ हिंदू मुसलमान और जाति और धर्म के आधार पे ही सरकार चलाने का काम हो रहा है। तो हम चाह रहे थे लेकिन नहीं समझ में आया, आज उसका परिणाम आपने खुद देखा 2022 में क्या परिणाम हुआ। शायद हमें हुँ, साथ ले लेते तो साथ हो जाते तो शायद कुछ परिणाम और हो सकते थे। और हो सकते थे चलिए कुछ परिणाम। चलिए, उसके 2 साल बहुत-बहुत के बाद शुक्रिया। हमने परिणाम दिखाया आपको। हुँ, उसके 2 साल 2022 के चुनाव के 2 साल के बाद हमने आपको परिणाम दिखा दिया कि नगीना में हमने वो इतिहास रचा है। आपको पता हुँ। होगा शायद कि हम 1.5 लाख वोटों से जीते हैं नगीना चुनाव। नगीना का उपचुनाव हम 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। अच्छा, अब्बास और साहब, आपको एक ये भी आखिरी पता सवाल, होगा कि ये सामने जिस आपके पार्टी सामने का एक हमने सांसद डेटा था रखा है। पिछली बार जिस पार्टी का सांसद था पिछली बार, उस हुँ। पार्टी को कितने वोट मिले ये भी शायद आपको जानकारी होगी। तो ऐसा नहीं हमें मौका मिलेगा, हमने मेहनत की है, जब हमें मौका मिलेगा आपको उसका रिज़ल्ट दिखेगा। कहीं ऐसा तो नहीं, ये जो आंकड़ा हमने रखा है कि दलित वोटर्स कुल 3,58,000 वोटर हैं मिल्कीपुर में। दलित वोटर्स को देखिए तो करीब 1.25 लाख, पासी वोटर्स को जोड़ दीजिए तो 2 लाख हो जाते हैं दोनों मिलकर। मुस्लिम वोटर 30,000 है। आपने जो नगीना में चुनाव जीता, तो आपने उस हिसाब से यहाँ दलितों और मुसलमानों को गोलबंद करने की एक टैक्टिक्स अपनाई है, एक कोशिश है आपकी, और इसी वजह से आपने मिल्कीपुर को टारगेट कर लिया। अखिलेश यादव को हराने के लिए आपने तैयारी कर ली। हुँ। नहीं हमने किसी को हराने के लिए नहीं, हमने खुद को क्योंकि ये तो जीतने उनके के लिए परंपरागत वोटर्स थे। हम किसी को हराने के लिए नहीं आए हैं, हम खुद को जिताने के लिए आए हैं और हम अपने जीतने के ऊपर विश्वास रखते हैं और आप देख लीजिएगा इस चुनाव में मिल्कीपुर के उपचुनाव में आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ा इतिहास रचने जा रही है, बड़ा इतिहास रचने जा रही है। जिस तरीके से नगीना के लोकसभा में उत्तर प्रदेश में आप विश्वास मानिएगा, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं।
लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, यहाँ तक कि देश की जनता की निगाहें सिर्फ एक लोकसभा की सीट पे थी, वो थी नगीना लोकसभा सीट। कि नगीना लोकसभा सीट ऐसी थी जिस सीट पे बिना किसी का सपोर्ट लिए, बिना किसी का सहारा लिए, अपने दम पे, अपनी मेहनत पे चंद्रशेखर आज़ाद ने जो संघर्ष किया है, चंद्रशेखर आज़ाद ने जो दलितों के, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए जो लड़ाई लड़ी है, जेल गए हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, तो उस सब चीज़ों को जनता ने देखा है और नगीना में इतिहास रचने का काम जनता ने किया है। और वही इतिहास आने वाले समय में मिल्कीपुर में भी होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच जी, आपका। मैं भी आपका शुक्रगुज़ार हूँ अनुपम भाई, और राष्ट्रवाद न्यूज़ का भी शुक्रगुज़ार हूँ। और जब इतिहास रचेंगे तो आपसे गुज़ारिश है कि ज़रूर एक बार याद करिएगा हमें, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। हम अब लगातार याद करते रहेंगे अब्बास भाई आपको। बहुत बहुत ठीक, शुक्रिया आपका। शुक्रिया, शुक्रिया भाई, शुक्रिया, आदाब। तो जो मिल्कीपुर का चुनाव होने जा रहा है वो अपने आप में दिलचस्प है, और दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि आपने देखा होगा मिल्कीपुर में जो हमने समीकरण दिखाया है आपको, जो वहां के जातिगत समीकरण है वो अपने आप में बहुत पेचीदा है। और ये बताने के लिए काफी है कि यहां पर अगर गलती होती है किसी भी पार्टी से, कोई पार्टी चूकती है तो बड़ी फंस जाएगी वो। और यहाँ पर आजाद समाज पार्टी ने बहुत सोच समझकर दाव खेला है, क्योंकि यहाँ पर कुल जो वोटर्स हैं वो करीब 3.5 लाख के आसपास है, 3,58,000, जिसमें 1.25 लाख के आसपास दलित वोटर्स हैं, जिन पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, क्योंकि यहाँ बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो जो दलित वोटर्स हैं उनका झुकाव चंद्रशेखर रावण की तरफ हो सकता है। पासी वोटर्स हैं वो जो अवधेश प्रसाद जिस कम्युनिटी से आते हैं, 75,000 उनके वोटर्स हैं। मुस्लिम वोटर 30,000 हैं, और मुसलमान भी चंद्रशेखर रावण को सपोर्ट करते हैं, आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और ये जो कोर वोटर्स है, ये जो 3 वोटर्स हैं जिन पर समाजवादी पार्टी की भी मजबूत पकड़ मानी जाती है, लेकिन इस बार जैसे ही चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी यहाँ अपने उम्मीदवार यहाँ पर उतारे हैं, वैसे ही समाजवादी पार्टी फंस गई है। आपको क्या लगता है मिल्कीपुर कौन जीतेगा? क्या योगी की राह आसान हो गई चंद्रशेखर रावण के इस कदम से? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।